अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब का कहना था, एक बार कहना था कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो कोई फ़र्द और ना तो कोई अदारा ऐसा है जिसके साथ बैठ के सर जोड़ के पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके तामीरी हल नहीं निकाले जा सकते। और खोसा साहब का तमाम अदारों के मुतालिक इशारा था, चाहे वो आला अदलिया हो, चाहे वो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हों, चाहे वो अस्करी क़ुव्वतें हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों या सिविल सर्विस हो। अब उससे आगे बढ़ते हुए जब शायद खकान अब्बासी साहब की हुकूमत चली तो गई, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म खकान अब्बासी साहब का कहना था कि उसी तरह की एक रिकॉन्सिलिएशन कमीशन होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका में इस तरह का मॉडल देखा गया जिसमें माजी में जितने भी राज थे या बड़े बड़े मसाइल थे उनको आखिरकार उन पर रोशनी डाल के मामला ख़त्म कर देना चाहिए। और अब जैसे आपने देखा वज़ीर साइंस और इत्तलात फवाद चौधरी साहब का कहना और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जहां NRO की बात शुरू होती है या केसेस ख़त्म करने की बात होती है तो उस पर हम नहीं कोई समझौता करने को तैयार। शिराजी साहब, ये एक मुख्तसर किस्म की तारीख़ है, उसको रिकॉन्सिलिएशन कह लें या नेशनल डायलॉग कह लें, लेकिन जो दो तीन चीज़ें सर जो बिल्कुल जहन में आती हैं वो यही हैं कि आपकी बहुत बड़ी जो कमीशंस आपकी बनी, जब पाकिस्तान में बहुत बड़े मसले हुए, बहुत बड़े सकूत हुए, तो उसकी जो कमीशन की रिपोर्ट्स आती थीं वो कभी वाजे नहीं की गई। साथ में ये कहा जाता है कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस मुस्तकिल है, ये कहा जाता है कि आपकी जो एक एलीट क्लास है वो तमाम अदारों पर हावी हुई है, ये कहा जाता है कि जो आपका आम शहरी है उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियादी हकूक़ का पता नहीं है, उसको आगाह करना चाहिए। तो ये कई अमूर हैं जनाब जो कि इस एक रिकॉन्सिलिएशन या एक नेशनल डायलॉग के अम्ब्रेला के अंडर आ जाते हैं। किस तरह देखते हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बार बार इस हवाले से बात भी होती है और इसकी ज़रूरत भी महसूस की जा रही है। अगरचे कहा यह जाता है कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में इदारों के और अहम ओहदों पे फायज शख्सियात के किरदार का तयन भी करता है और रेड लाइंस का भी को डिफ़ाइन करता है कि कहाँ जाके वो समझते हैं कि रेड लाइन क्रॉस हो रही है। तो हर चीज़ वैसे तो वजाहत के साथ 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बयान कर दी गई है और साथ में आम आदमी के जो हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ और इवन के रियासत की ज़िम्मेदारियाँ एक आम आदमी के मुताल्लिक़ क्या हो सकती हैं उनको भी बड़े तफसील के साथ बयान कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बहरहाल असद ये इस मुल्क की तारीख़ है कि इस मुल्क के अंदर 3 बार माशाअल्लाह लगे 10-10 साल तक के लिए फ़ौजी आमरीत इस मुल्क के अंदर रही। और फिर हम ये कह सकते हैं कि बहरहाल अगरचे इसको आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे भी लें, कुछ लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन हकीकत है कि इदारे कई मौक़ों पे अपनी हदूद को क्रॉस करते हैं और मामलात उससे ख़राब होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं या नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, ज़रूर होनी चाहिए। अगरचे 18वीं तरमीम के बाद तो हाई ट्रीज़न जो करार दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को, कि अगर कोई आइन को एब्रोगेट करता है, कोई तोड़ता है, कोई उसकी वायलेशन करता है तो उसके ऊपर सज़ा भी रखी गई। और आपने देखा कि मुल्क में पहली बार साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को ट्रायल भी किया गया और कहीं एक लोअर कोर्ट में उनको सज़ा भी हुई। तो मैं समझता हूँ कि इदारों को अपनी हदूद में रखने के लिए और इस मुल्क के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी के क़याम के लिए और रादर ये है कि पार्लियामेंट की बेहतरीन फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है मेरे ख़्याल में कि आप बैठना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है कि सियासतदान अगर ये बात करते हैं तो साथ में जब मुझसे पूछा जाता है कि आप इससे अगर नेशनल डायलॉग हो तो उसके फ़रीक कौन कौन हो सकते हैं, तो अब वो खुल के नाम लेते हैं कि बिल्कुल मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों को भी बैठना चाहिए, इस मुल्क के अंदर जुडिशरी के नुमाइंदों को भी उस डायलॉग का हिस्सा होना चाहिए। इवन कि अब तो ये कहते हैं कि बहरहाल मीडिया भी एक वन ऑफ द स्टेक होल्डर है, तो मीडिया के नुमाइंदे भी इस डायलॉग का हिस्सा बने। तो बेहतर है मेरे ख्याल में असद कि इस मुल्क के अंदर हम बार बार
यही देखते हैं कि जमहूरियत को ख़तरा लाक हो गया है, हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती, बीच में कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। रादर जब केस चल रहा था यूसुफ गिलानी साहब के ख़िलाफ़ और उस वक्त जब 18वीं तरमीम का मरहला आया तो ये बात भी हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए। गोया कि अगर कुछ आइनी मामलात हैं तो वो इन आम अदालतों में नहीं जाने चाहिए जो पहले बड़ी बर्डनाइज हैं, उनके पास पहले बहुत सारे केसेस हैं और उनका एक तो वक्त ज़ाया होता है और दूसरा ये कि ये बेस्ट फोरम नहीं है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि माजी में जो कुछ हुआ है उसकी बुनियाद पे अगर इस तरह की कोई गुफ्तगू हो, कोई डायलाग हो और उसके नतीजे में कोई एक नया इमरानी मुआहदा वजूद में आता है या जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है उसको बेहतरीन अंदाज में डिफ़ाइन कर दिया जाता है, उसको इंटरप्रेट कर दिया जाता है, उसकी तशरीह कर दी जाती है, तो कोई मुज़ायका नहीं है, हो जाना चाहिए। लेकिन जब एक बार हो जाए तो सबसे बड़ा मसला जो हम असद बार बार बात करते हैं, इस मुल्क के अंदर कवानीन मौजूद हैं लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो फिर जब आप डिफ़ाइन कर दें तो उसके बाद उसके ऊपर सही हकीकी मानों में अमल दरामद भी हो। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के कई ममालिक, जिस तरह आपने साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दी है, बड़े बड़े क्रैशेस से बाहर निकले हैं और जब उन्होंने ये तय कर लिया कि हमने जो नई एक कवानीन या हमने जो नई एक सिमत का तयन किया है इस पे सब मिल के चलेंगे और एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे बल्कि मिल के एक कलेक्टिव एफर्ट होगी मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए, तो चीज़ें डूएबल हैं। जनाब ये इसी पर आना चाह रहा था। आपने शराजी साहब अमल दरामद की बात की। बात यह है कि हमारे आइन में कई इस तरह के मैकेनिज़म्स पहले से ही मौजूद हैं और जब बात की जाती है एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की या एक नेशनल डायलॉग की तो उसके भी कई तकाजे हैं, चाहे वो नीयत हो, कोशिश हो, कैपेसिटी हो। अभी शराजी साहब आप देख लें कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन थी, जो कि ना 56 के आइन में था और ना 62 के आइन में था, वो ये था कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को सबसे पहले आपने 73 के आइन में दर्ज किया था। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक उस तरह की बॉडी थी कि जो सूबों को मसाइल थे, चाहे एक दूसरे से चाहे वफाक से, उनको एक बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरती से हल किया जा सकता था और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से हल किया जा सकता था। लेकिन CCI की क्या हैसियत रही है, चाहे इस हुकूमत के अंडर चाहे पिछली हुकूमत के तहत, वो सबके सामने है। साथ में आपके कई इस तरह के काउंसिल हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, CCI की पहले से ही बात हो गई। फिर पार्लिमानी कमेटीज़ हैं शराजी साहब, आपकी आला पार्लिमानी कमेटीज़ हैं, सेनेट की कमेटीज़ हैं, जो किसी भी अदारे के किसी रुकन को बुला सकती हैं, तलब कर सकती हैं, उस पर भी एक प्रॉपर डिस्कशन हो सकती है। और अगर हम कहते हैं कि पार्लिमान एक तरह से एक वो फाउंटेन हेड है, अवाम का एक सरचश्मा है, तो उधर भी इस तरह की जो सीरियस बातें हैं, जो पेचीदे आपके मसाइल हैं, उनका हल निकालना भी आपके पार्लिमानी नुमाइंदों का एक, मैं समझता हूँ, फ़र्ज़ है। लेकिन क्या पार्लियामेंट को उस तरह इस्तेमाल किया या उस तरह यूटिलाइज़ किया जिस तरह करना चाहिए था? शायद नहीं। तो सिर्फ यही कहूँगा सर कि बिल्कुल इस तरह का नेशनल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन जो अभी भी आइनी अदारे हैं जो कि फंक्शन कर रहे हैं, उनको तो अगर आप बात करते हैं कि जी उनको फ़ाल करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, तो अब उस पर मूवमेंट होनी चाहिए। सही सही, बिल्कुल। और जो आपने बड़ा बेहतरीन नुक्ता उठाया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, हालत ये है कि नवाज शरीफ साहब जब तक प्राइम मिनिस्टर रहे शायद उसका एक इजलास भी नहीं हो पाया। गोया कि वो एक ऐसा फोरम है कि जहां बैठ के आप सूबों की बात सुन सकते हैं और एक नेशनल पॉलिसी बना सकते हैं मुल्क को आगे ले जाने के लिए। लेकिन इस फोरम के अगर इजलास ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? जैसे आप नेक्टा की एग्जांपल ले लें कि नेक्टा कितने अरसे से बना था और सरबराह उसका तैनात करने में कई साल लग गए। आपको याद होगा कि हमने पिछले अरसे में एक इंटरव्यू किया था नेक्टा के साबिक सरबराह को जी, और उनका यही रोना था कि ना तो फंड्स दिए गए, ना वो कोऑर्डिनेशन नजर आई, ना जो एक फोकस था वो नजर आया। तो मैं समझता हूँ कि कवानीन मौजूद हैं, बाज़ औक़ात इदारे भी बड़े अच्छी तरह मौजूद हैं, लेकिन उससे बढ़ के असल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सियासतदान कि जो पार्लिमान की बाला बस दस्ती की बात करते, पहले अपने आप को तो जमहूरी बना लें, अपने रवैयों के अंदर तो जमहूरियत लेके आएँ, अपने रवैयों के अंदर तो पाकिस्तानियत लेके आएँ। यहाँ तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है
तो आप शख्सी इक़्तिदार को मजबूत करने पर लग जाते हैं, आप सिस्टम को और जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने की बात नहीं करते। हालत यह है कि डिक्टेटर्स के दौर में बल्दियाती इलेक्शन होते हैं और जब जमहूरी हुकूमत आती है तो फिर अदालतों को आपको कहना पड़ता है कि आप जाके इलेक्शन कराएं ताकि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो। आप उन इदारों को डिसफंक्शनल कर देते हैं। तो अगर आपके रवैये गैर जमहूरी हैं तो फिर आप किस बुनियाद पे बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई डायलॉग होना चाहिए या इदारों के हदूद का तयन होना चाहिए या इदारों को मजबूत करना चाहिए? भाई आपका कंडक्ट तो कुछ और बता रहा है हमें। और जनाब अगर इसकी तरफ अब बढ़ते चलें तो नेशनल ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन के भी कुछ नुकात होने चाहिए जो कि पहले से ही ये तमाम सियासी कुव्वतें अब बैठ के बता सकती हैं। आखिरकार मिसाक जमहूरियत भी हमें 2006 में देखने को मिला और उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की हालांकि 5 मिनट के दौर के लिए ही लेकिन फिर भी मखलूत हुकूमत बनी परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बाद, और अब जो बात की जाती है डायलॉग की या एक सच व हकीकत व मुफाहमत की कमीशन की, वो कर तो सकते हैं लेकिन साथ में जो आइन के इस तरह के आला अदारे हैं जो पाकिस्तान की धरती में इतनी ज़्यादा जो दर्द है उसको समझना और उसको हल करना इतना ज़्यादा एक अहम एक तरजीह बन सकती है और उसका हल किया जा सकता है, उनको भी अब एक्शन में आना चाहिए। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। जब सीनियर इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक साहब ने 60 की दहाई में बात की कि पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री और पाकिस्तान की तमाम मईशत 22 फैमिलीज़ के शिकंजे में फंस चुकी है, तो मुल्क भर में एक गम और गुस्से की लहर नज़र आई। और हालांकि उसके बाद कई नुकसानदेह इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया बतौर एक रिएक्शन के, चाहे वो नेशनलाइजेशन हो, चाहे वो स्टेट का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो। जो 22 फैमिलीज़ का एक इशू था वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया, बड़े बड़े सरमायादारों का गठजोड़ ज़्यादा से ज़्यादा करीब होता गया और जो कंपटीशन का इशू था, कंपटीशन की ज़रूरत थी, वो मईशत का एक बुनियादी नुक्ता जिसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स आपस में कम्पीट करते हैं ताकि आम शहरी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सके और वो जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर तक पास हो सके, वो हमें नहीं नज़र आया। तो उसी सिलसिले में कंपटीशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2007 को प्रोमलगेट किया गया परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, जिसको फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पार्लियामान के एक्ट में तब्दील किया 2010 में यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ जरदारी साहिबान के दौर में। लेकिन उसके फ़ौरन बाद यही जो आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चीनी हो, टेलीकॉम हो, बल्कि उन इंडस्ट्रीज से आगे बढ़कर फ्रूट जूस तक ने, दूध तक ने, इन्फेंट प्रोडक्ट्स तक ने इस एक्ट को चैलेंज कर दिया, ये कहते हुए कि पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं थी क्योंकि कंपटीशन एक वफाकी सब्जेक्ट नहीं था और उस पर कानून साजी नहीं हो सकती थी। अब ये केस 10 साल तक चलता रहा और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने उस 10 साल का जो इंटरम था उसको तोड़ते हुए इस केस को पूरी तौर पर कंटेस्ट किया और वफाकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी जीत हासिल की लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए। अब लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि कंपटीशन कमीशन एक्ट बिल्कुल सही तरह उस पर लेजिस्लेशन की गई, कानून साजी आपकी मुस्तनद थी, सही तरह से की गई और एक फेडरल सब्जेक्ट कंपटीशन का एक वफाकी सब्जेक्ट होना उसकी गुंजाइश है। ये एक पैरेलल अदालती निज़ाम नहीं है। अब तमाम बिग इंडस्ट्री ने यह अहद तो किया है कि इसको अदालत उज़्मा में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये एक बहुत बड़ी जीत है कंपटीशन के लिए, मईशत के लिए और जो आपके छोटे और स्ट्रगलिंग जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए। शराजी साहब किस तरह देखते हैं जनाब? बहुत बड़ा फैसला है और कंपटीशन कमीशन ने तो एजी ऑफिस को भी खराज तहसीन पेश किया, किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल में अदालत आलिया ने पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड किया है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसमें अवामी मफाद को देखा गया है, रियासत के भी नहीं बल्कि आम आदमी के मफाद को देखा गया है कि जहाँ पे इतने बड़े बड़े कार्टल्स मौजूद हैं और वो आपके सामने इस वक्त जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, वो चीनी की कीमत बढ़ रही हो,
वो गंदम की फसल आने के बाद गंदम की कीमतें, आटे की कीमत बढ़ रही हो, या इस मुल्क के अंदर दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हो, और बड़ा साफ नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे एक तरह से मसनूई महंगाई पैदा की जा रही है, तो ये सारा काम कार्टेल्स का है, ये सारा काम सरमायादारों का ही है, और किसका है? तो मेरा ख्याल में ये इदारा बुनियादी तौर पे बना था तो इन्हें मालूम था कि उनके मफादात के ऊपर बहुत बड़ी कारी ज़रब लग रही है, और यही वजह है कि इनको अदालतों में चैलेंज भी किया गया, और कोशिश ये की गई कि शायद इस सारे मामले को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया जाए। और आपको पता है ना कि जब चीज़ें लोअर लेवल पे चली जाती हैं तो वहाँ पे इनको हैंडल करना बड़ा आसान हो जाता है। ये माफियाज फिर उस जगह पे जाके लोकल लेवल पे डील करते हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज से कोई भी इदारा हो उसको डिसफंक्शनल कर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज अदालत को अप्रिशिएट करना चाहिए, और खालिद जावेद खान साहब को भी मेरा ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन्होंने बड़े बेस्ट वे में जाके अदालत को भी कायल किया कि ये अवामी मफाद के अंदर एक इदारा है, कानून है, और अगर ये रहेगा तो इस मुल्क के अंदर हम कम अज़ कम ये जो गठजोड़ का एक स्ट्रेटजी चल रही है उसको कहीं ख़त्म कर पाएंगे, वरना तो लोग इनके रहमो करम पे होंगे, रियासत इनके रहमो करम पे होगी, और ये जैसे चाहेंगे चीज़ों को लेके चलेंगे। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि जब अदालत उज़्मा में भी ये मामला आएगा तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी असद, और मेरा ख्याल में वहाँ से भी नाकामी होगी इन सरमायादारों को। यही हम बार बार कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इदारे मौजूद हैं, उन इदारों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वहाँ पे पॉलिटिकल एफिलिएशन या इवन के सरमायादारों के नुमाइंदे बिठाने के बजाय बड़े अपराइट किस्म के लोगों को बिठाया जाए। इस मुल्क के अंदर कमी नहीं है असद ऐसे लोगों की कि जो बड़े अपराइट हैं, जो किसी किस्म के दबाव में नहीं आते, जो किसी किस्म के लालच में नहीं आते। तो ये इदारे अगर उनके हवाले कर दिए जाएँ तो मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा देर लगेगी। 6-8 माह के अंदर तमाम किस्म के जितने भी ये कार्टल्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे कार्टल्स जो है वो आप उनको तोड़ भी देंगे, और इनकी जो जितनी रियासती मशीनरी के अंदर इनके जो लोग बैठे, इनके जो सहूलतकार हैं, आप उनको भी बड़े बेहतरीन अंदाज में एक्सपोज कर देंगे। लेकिन बात वही है कि अदालतों से भी हमें इस तरह के फैसले मिलने चाहिए जिससे तासुर ये मिले कि हाँ, जो इदारे अवामी मफाद में बनाए गए हैं अदालतें भी उनके पीछे खड़ी हैं और उनको सपोर्ट करती हैं ताकि आम आदमी को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और ये भी कितना अजीब है शराजी साहब कि अगर आप इस तरह के एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं कि आप किसी और के साथ मिल गए हों, या आपने प्राइस फिक्सिंग की हो, या आपने कार्टेलाइजेशन की हो, या आपने छोटी इंडस्ट्री वाले को सेक्टर में दाखिल होने ना दिया हो, तो उस प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ जो आप पर एक तरह से आपको फ़ाइन किया जाता था, जुर्माने आयद किए जाते थे, तो उनके खिलाफ आप लगातार स्टे लेते थे, और फिर जब कुछ ज़्यादा ही आप पे फाइन्स होना शुरू हो गई तो आपने कहा कि इस कानून को ही चैलेंज कर लेते हैं, आईनी तौर पे ही इसको मुस्तरद करने की कोशिश करते हैं, और एक आली शान वो कानूनी टीम्स को रख के आपके माहिर जो कानून है लीडिंग आपके वकला हैं उनको एंगेज करके इसको 10 साल आपने इसी तरह रोका रखा, फ्रीज किया, और अब कंपटीशन कमीशन फिर से हरकत में आ गई है। अब वो जो अमाउंट भी है, अगर आप इन तमाम फाइन्स को मिला लें जिन पर स्टे हुआ था, मुख्तलिफ अदालती स्टे हुए थे, वो भी जनाब अब अरबों रुपए तक पहुंच गया है। तो ये आपको दिखाता है कि जब आप ये स्टेज के ज़रिए, कलूसिव प्रैक्टिसेस के ज़रिए जब इस प्रोसेस को स्टॉल करना चाहते हैं तो ये मुल्क के लिए, मईशत के लिए और माशरे के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। देर आयत दुरुस्त आयत, चलो कोई नहीं, अब भी इस इदारे की को एक बेहतरीन अंदाज में फंक्शनल किया जाए तो यकीनी तौर पर एक फेयर कंपटीशन का माहौल इस मुल्क के अंदर पैदा किया जा सकता है। और जब फेयर कंपटीशन होता है तो उसका बेनिफिशरी यकीनी तौर पर सरमायादार भी होता है। सरमायादार क्यों चाहता है कि उसका जो मुनाफा है वो 500 गुना 1000 गुना होना चाहिए, एक मुनासिब उसका मुनाफा होना चाहिए, और फेयर कंपटीशन का बेनिफिशरी आम आदमी होता है और ये रियासत होती है। रियासत को टैक्सेस मिलते हैं जब कारोबार फलता फूलता है, और जब फेयर कंपटीशन होता है तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होती हैं, फिर आप जो प्राइसिंग होती है वो कंट्रोल हो जाती है, गोया कि आम आदमी को जो एक्चुअल प्राइस है वो पे करनी पड़ती है, आर्टिफिशियल प्राइस नहीं पे करनी पड़ती। तो मेरा ख्याल में अदालतों में बैठे लोगों को भी हम तो यही कहेंगे कि उनको भी चाहिए कि इस तरह के इदारों को फंक्शनल करने के लिए उनके खिलाफ जो कोई कैंपेन हो रही होती है उसको डिसमेंटल करने में कोई ज़्यादा देर ना लें, बहुत कम वक्त में ऐसा होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि एक बाइख्तियार और ख़ुद मुख्तार कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सब के फ़ायदे में है।
इस पर वक्फा लेंगे के बाद बात करेंगे अदालत उज़्मा का जो अहम फैसला था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वर्सेस फेडरेशन, उसमें अब इख्तलाफी नोट भी नुमायां हो गए। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वर्सेस फेडरेशन की, जो एक बहुत अहम अदालत उज़्मा में केस था। अब याद रहे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया आर्टिकल 209 के तहत सदर पाकिस्तान ने, जो कि फिर जस्टिस काजी साहब ने चैलेंज किया अदालत उज़्मा में। उसमें जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट था, जो मेन फैसला था, उसको हमने तफसीलन इस शो पे डिस्कस किया, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के मेजॉरिटी वर्डिक्ट को। लेकिन अब उसमें कुछ इख्तलाफी नोट भी नुमायां हो गए। पहले से ही सब जानते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह, याया आफरीदी और मकबूल बाकर साहिबान ने इसमें डिसेंट किया था। लेकिन अब वो डिसेंटिंग नोट्स याया आफरीदी साहब का तो पहले पब्लिश हो गया, मंसूर अली शाह साहब का और मकबूल बाकर साहब का भी अब वाज़ेह हो गया है। तो शराजी साहब, अगर हम सबसे पहले शाह साहब के डिसेंटिंग नोट पे आएँ, जिस पर उसकी बार एसोसिएशंस ने भरपूर तारीफ़ की है, आपकी जो सिविल लिबर्टीज़ की तंजीमें हैं उन्होंने भी भरपूर तारीफ़ की है, और शाह साहब के फ़ैसले में सर कई नुकात उठाए गए हैं। लेकिन एक जो बुनियादी इशू है सर, वो है गैर कानूनी निगरानी का। और शाह साहब का यही कहना था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फैज़ाबाद धरने केस के मुतालिक जो उनका फ़ैसला था, उसके बाद एक गैर कानूनी सिलसिला शुरू किया गया ARU के ज़रिए, वजारत कानून के ज़रिए, और फिर आखिरकार सदर पाकिस्तान ने अपना जहन नहीं अप्लाई किया ये फ़ैसला करते हुए कि ये रेफरेंस आगे आना चाहिए था। किस तरह देखते हैं जनाब? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि सारे फ़ैसले को देखा जाए तो अप्रिशिएट किया जा रहा है, और बड़ी अच्छी बात है कि काबिल एहतराम जज साहिबान ने इस तरह के बड़े जुर्रतमंदाना इख्तलाफी नोट भी लिखे, जिसके अंदर बुनियादी तौर पे इस रेफरेंस के पीछे जो मुहर्रिकात थे उनको एक्सपोज करने की एक भरपूर कोशिश की गई है, और जो रियासत के और हुकूमत के एंड पे जो खामियां थी, जो गलत इक़दामात थे, उनको भी बड़ी भरपूर अंदाज में एक्सपोज किया गया है। लेकिन बहरहाल ये जो सर्विलेंस की बात वो कर रहे हैं, जो निगरानी की बात कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर तो मेरे ख़्याल में सियासतदान इसी बात को तो रोना रोते हैं, इसी बात की तो बार बार वो भी कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं शायद, लेकिन उनकी बातें कोई नहीं सुनता सर। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि अगर इन इख्तलाफी नोट्स को देखते हुए हम कहें कि एक मुअज़्ज़ज़ जज को किसी तरह एक टारगेट करने की कोशिश की गई है, उनको डिसीट करने की कोशिश की गई है, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, और उसका खुद अदलिया ने बड़ा भरपूर दिफा किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और इस तरह की कोशिशें हरगिज़ नहीं होनी चाहिए एक जमहूरी माशरे में जी। लेकिन इस तरह की कोशिशें माजी में बहुत सारे सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी, दीगर इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ भी होती रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि माजी तो गुजर गया, उन चीज़ों को वापस नहीं लाया जा सकता और उन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्यूचर में जब किसी और इदारे या किसी और इदारे के सरबराह, और बिलखसूस जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, जब प्रेसिडेंट भी इस तरह का गिला करें कि उनका साथ ऐसा हो रहा है, तो अदालतें उस वक्त भी फिर इस तरह हमें नज़र आएँ कि बड़े भरपूर अंदाज में उस तरह की किसी भी साजिश को, किसी भी कॉन्स्पिरेसी को, किसी भी गैर कानूनी हरकत को एक्सपोज भी करेंगी, और इस हरकत को करने वालों को शटअप कॉल भी दी जाएगी। तो तब हम कहेंगे कि बिल्कुल इस मुल्क के अंदर सबके लिए कानून बराबर है, और मुल्क की अदालतें सबके मामलात को एक आंख से देख रही हैं, सिर्फ जज से मुताल्लिक मामलात को नहीं देखती। एक और भी इसमें नुक्ता है, और अब एक काउंटर क्रिटिसिज्म की जा रही है कि जब इख्तिलाफी नोट्स हों तो उनको शायद उस तरह की अहमियत नहीं देनी चाहिए, मेजॉरिटी वर्डिक्ट तक आप कमेंट्री रखें महदूद। लेकिन इस पर जनाब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब एक अदालत का फ़ैसला आ गया हो तो कानूनी शऊर के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी के हवाले से ये बहुत अच्छा है, और ये लीगल स्कॉलरशिप के हवाले से भी बहुत मुस्बत चीज़ है कि इख्तिलाफी नोट को पूरी तौर पर स्टडी किया जाए, मेजॉरिटी वर्डिक्ट को भी पूरी तौर पर स्टडी किया जाए।
आखिरकार जस्टिस कॉर्नेलियस का ही इख्तलाफी नोट था तमीज़ुद्दीन में, जस्टिस नासरुल मुल्क साहब का इख्तलाफी नोट था मुख्तार अनमाई केस में, जस्टिस खोसा साहब का इख्तलाफी नोट था पैनामा केस में, जो कि फिर बाद में मेजॉरिटी में तब्दील हो गया। जब ये तमाम फैसले आप अपने सामने रखते हैं तो ये एक बहुत एक क्रिटिकल किस्म का गाइड होता है। और शाह साहब के भी नोट में उस तरह के जब इश्यूज डिस्कस किए गए कि फैज़ाबाद धरने के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ, उसमें ARU और वजारत कानून की तहकीक बिल्कुल गलत थी, और उससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी भी एक बुनियादी हक है। हम आज़ादी अदलिया को अंडरमाइन कर रहे हैं इस तमाम इशू को वापस FBR भेजते हुए। ये तमाम चीज़ें सर बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो हैं, और ये इख्तिलाफी नोट भी बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो है। याद रहे कि बेनज़ीर भुट्टो केस में मोहतरमा की दूसरी हुकूमत को इस नुक्ते पे डिसमिस किया गया था कि आपने अदलिया की वायर टैपिंग की थी, उनके फ़ोन को टैप किया था, उनकी आप बातें सुन रहे थे IB के ज़रिए और दीगर एजेंसियों के ज़रिए, तो आपने इन हकूक़ को पहले इस तरह की तशरीह इनकी की हुई है। तो इस तरह का जब तारीख़ी फ़ैसला आता है तो हमने इसी शो पे मेजॉरिटी वर्डिक्ट को भी काफ़ी थ्रेडबेयर डिस्कस किया है, उसको डिस्कस करें, अप्रिशिएट करें, वे करें, और तारीख अपना वर्डिक्ट इसका खुद देती है। और मंसूर अली शाह साहब का इस डिसेंट पर बहुत ज़्यादा बार एसोसिएशन की जानिब से एक जुमला मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, तारीफ की जा रही है। असद, एक जुमला मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब के जो इख्तिलाफी नोट के अंदर जो मैं समझता हूँ कि बड़ा एक स्ट्राइकिंग जुमला है कि वो समझते हैं कि शायद कुछ सरकर्दा सियासी शख्सियात या इदारे जस्टिस फ़ाज़ीज़ा साहब को अपने रास्ते की रुकावट समझते थे और उनको रास्ते से हटाना चाहते थे। काश इसी तरह का कोई जज जुल्फ़कार अली भुट्टो केस में भी होता और उस वक्त भी कोई इस तरह का इख्तिलाफी नोट आता कि जिसमें कहा जाता कि एक जमहूरी वज़ीर आज़म को रास्ते से हटाने के लिए जो मेलाफाइडी है एक जर्नैल की, वो इसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। तो इतने कमज़ोर मुकदमे में वो भुट्टो फांसी ना चढ़ता, लेकिन क्या करें कि शायद उस वक्त इस तरह के जज मौजूद नहीं थे। खैर सर, उसमें वैसे कुछ डिसेंटिंग नोट्स तो आए थे, चाहे वो दोरा पटेल साहब का हो, सफदर शाह साहब का हो, आपके उसमें थे डिसेंटिंग जजेस थे, उन्होंने डिसेंट भी लिखी, लेकिन जो एंड वर्डिक्ट था वो आप सही कह रहे हैं एक और डायरेक्शन में था। इस पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे अमेरिका में इंतखाब की और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच मुकाबले के मुतालिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहरा। बात करेंगे उस इंतखाब की जिसमें सियासी जमात, हारने वाले सियासी जमात के रहनुमा का कहना है कि इंतखाब में पूरी तौर पर धांधली हुई है, मुख्तलिफ हलकों को खोलना चाहिए, अदालत उज़्मा में पटिशन करना चाहिए और वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए। अब ये बात पाकिस्तान में नहीं हो रही, ये उस जमहूरियत का जो सरचश्मा कहा जाता है, डू मोर का बयानिया दोहराया जाता है। मुल्क की वाहिद हाइपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंतखाब की बात हो रही है, और शराजी साहब गैर हतमी रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के जो सबसे करीब मुशीर हैं वो अभी आपस में डिबेट कर रहे हैं कि कौन सदर ट्रंप को ये खबर देगा कि आपको आखिरी दिन वाइट हाउस से रुखसत होना होगा। जमहूरी अमल यही है। किस तरह देखते हैं जनाब? सही सही सही। हम तो 2018 के अपने इलेक्शन को रो रहे थे, लेकिन लगता सच ये है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क के अंदर भी RTA सिस्टम बैठ गया है, और वहाँ से भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि वोट की इज़्ज़त दो और मुझे क्यों निकाला। गोया कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ये कह रहे हैं कि मुझे वाइट हाउस से क्यों निकाला जा रहा है। तो यकीनी तौर पे अगरचे इस बात का इम्कान मौजूद था कि उनकी जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर, उनको कोई ज़्यादा बेहतर अंदाज में वेलकम नहीं किया गया, लेकिन जो इस वक्त डिबेट है वहाँ पे वो अदालत इलेक्शन के निज़ाम के ऊपर है। वो कितना, मेरा ख़्याल में ये कई सौ साल की तारीख़ में पहली बार जो अमेरिका के इंतखाबी निज़ाम के ऊपर सवाल ट्रंप साहब उठा रहे हैं। ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि अब देखना ये पड़ेगा कि क्या वाकई निज़ाम के अंदर इस कदर ख़राबियाँ हैं कि वहाँ पे किसी का मैंडेट चुराया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई अमरीकी इंतखाबात इतने डिस्प्यूटेड हुए हों जितने ये हुए हैं। तो अगर कुछ ऐसी हैं तो ज़रूर मेरा ख़्याल में उन बातों को सुनना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर ट्रंप साहब को इस बात पे यकीन रखना चाहिए
कि वो अगरचे दूसरी टर्म के लिए भी हों तो 4 साल बाद उन्होंने बहरहाल वाइट हाउस छोड़ना है, और वो मुल्क बहरहाल जमहूरी मुल्क है जहाँ पे आमरीत की कोई गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह वो मुल्क को चला रहे थे पिछले 4 वर्षों में, लग तो ये रहा था कि वो किसी की नहीं सुन रहे और जो उनके मन में आ रहा है वो करना चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका का निज़ाम जो सैकड़ों बरस की मेहनत से बना है और उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है, और वो रियासतें जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं एक इमरानी मुआहदे के ज़रिए, वो किसी ऐसे शख्स को वहाँ पे लंबे अरसे के लिए स्पेस देंगी कि जो बहरहाल जमहूरियत को ज़्यादा यकीन ना रखता। हमने शराजी साहब इसी शो पे अनीला अली साहिबा, जिनका डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ है, जो बाइडन की पॉलिसीज़ की भरपूर तनकीद की, और इसके भी इम्कानात हैं कि एक इनकमिंग जो बाइडन प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। किसको वो ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं याद, किसको ओबामा की डिस्पेंसेशन नहीं याद। लेकिन ये भी अफसोस होता है शराजी साहब, यकीनन अफसोस होता है कि अमेरिका को एक ऐसा सदर मिला जिसके होते हुए आप दुनिया भर में अव्वल मुल्क हैं कोरोना वायरस के अमवात के हवाले से। अहली है, मिस गवर्नेंस है, झूठ है, और जो आपने एक अपनी पॉलिसी बनाई थी नस्ल परस्ती की, कौम परस्ती की, सेल्फ असर्शन की, वो सब के सब उसके नतायज जब ये सामने आ गए हैं, मैं समझता हूँ अमेरिका ने काफ़ी भारी कीमत अदा की है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि बहरहाल अब तो पोलराइजेशन की बात हो रही है, नस्ली इम्तियाज़ की, जैसे आपने बात की कि दोबारा मसला वहाँ पे सर उठा चुका है, और मुल्क के अंदर भी चीज़ें को बेहतर अंदाज में ना वो एड्रेस हुई, और मुल्क के बाहर भी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसने भी शायद दुनिया को और ज़्यादा गैर महफूज बनाया। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को बदला ज़रूर है, बट मनफी अंदाज में, मुस्बत अंदाज में। हरगिज़ बिल्कुल। इसी पर इजाज़त लेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए, और अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।